वेलकम क्लास फर्स्ट ईयर टू योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फिज़िक्स। और अभी मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि चैप्टर 8 ख़त्म करवाने की जल्दी में आई हैव स्किप्ड प्रॉब्लम नंबर 8.7। सो पहले इसको कर लेते हैं और उसके बाद वी विल कम टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 9। 8.7 आई थिंक ये शामिल है, यस शामिल है स्मार्ट सिलेबस में। एंड इट सेज दैट टू ट्यूनिंग फोक्स एग्जिबिट बीट्स एट ए बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 हर्ट्ज। दो ट्यूनिंग फोक्स हैं आपके पास, लेट्स कॉल देम ट्यूनिंग फोक ए एंड ट्यूनिंग फोक बी। और दोनों अगर जब भी इकट्ठे सुने जाते हैं तो वो बीट फ्रीक्वेंसी देते हैं 3 हर्ट्ज। तो अब हम ये लिख सकते हैं the frequency of one fork is 256 hertz. So let call is frequency of tuning fork A 256 hertz and frequency of beats या number of beats per unit second या beats frequency जो हमें मिलती है वो कितनी है 3, मतलब 3 beats are producing per second. So its frequency is then lowered slightly by adding a bit of wax to one of its prong. अब ट्यूनिंग फोक ए में हम कुछ वैक्स ऐड करेंगे उसके प्रॉन्ग में, तो जाहिर है कि वो फिर स्लोली उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी, स्लो उसमें से वाइब्रेशंस आएंगी. The two forks then exhibit a beat frequency of 1 hertz. अब जब दोनों को दोबारा से इकट्ठा सुना गया तो हमारे पास जो बीट फ्रिक्वेंसी थी रिड्यूस, उसको मैं लिख देती हूँ रिड्यूस्ड beats frequency 1. And determine the frequency of the second tuning fork. We have to find frequency of B. frequency of B ये क्या होगी, ये हमें मालूम करना है. तो अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, कि कितनी हो सकती है 256 प्लस माइनस 3, मतलब या तो 259 हो सकती है या 253 हो सकती है. अच्छा चलें पहले सपोज़ करते हैं कि फ्रीक्वेंसी 259 है. अगर 259 है सपोज़ when tuning fork A is loaded the frequency of A decreases. अब जब ट्यूनिंग फोर्क A को लोड किया गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, डिक्रीज़ हो गई एंड बिकम्स लेस दैन 256. अब जाहिर है जब इसको लोड किया गया तो A की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, 256 से कम हो जाएगी. सो दैट द लोडिंग ए नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड शुड बिकम ग्रेटर दैन 3. अब नंबर ऑफ बीट्स जो हैं वो 3 से ग्रेटर होनी चाहिए, बट वी नो दैट 3 से वो लेस हो गई हैं, 1 हो गई हैं. तो इसका मतलब है कि 259 तो B की फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ B मस्ट बी 253. अगर अब 253 हो गई हैं तो इसका मतलब है कि बीट्स कितनी रिड्यूस हुई 2, तो फ्रीक्वेंसी ए की कितनी रिड्यूस होके बनेगी, रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ये कितनी होगी 254. और आप देख लें कि दोनों का डिफरेंस 1 है. 1 वही फ्रीक्वेंसी है जो हमें रिडक्शन के बाद मिलेगी. तो यहाँ तक ये हमारा प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाता है, बिकॉज वी हैव फाउंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी दैट इज़ 253. ओके, ये हमारा चैप्टर भी और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया. अच्छा अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ. चैप्टर नंबर 9 इज़ ऑल अबाउट द वेव्स ऑफ लाइट. और लाइट चैप्टर 9 को का क्योंकि टाइटल है फिज़िकल ऑप्टिक्स, यानी ऑप्टिक्स का मतलब क्योंकि रोशनी होता है, तो इस चैप्टर में हम रोशनी के बारे में पढ़ेंगे. रोशनी कैसे मूव करती है, किस रफ्तार से मूव करती है वो हमें पहले भी पता है, और आया ये किस तरह से मूव करती है, ये इस तरह के सारे टॉपिक्स हम और इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, अब क्योंकि लाइट भी साउंड की तरह, जैसे साउंड वेव्स होती हैं उसी तरह से ही लाइट वेव्स को कंसीडर किया गया, और ये भी कंसीडर किया गया कि जैसे जैसे लाइट वेव्स पास होती हैं, जैसे कि वेव्स एनर्जी स्प्रेड करती है, इसी तरह से लाइट वेव भी एनर्जी को प्रोपेगेट करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ. और सबसे पहले ये डिस्कवरी जो है 1678 में हाइगन्स ने प्रूव किया कि लाइट इज़ ए टाइप ऑफ एनर्जी, और उसके साथ साथ लाइट वेव्स की शक्ल में मूव करती है. ये सबसे पहले हाइगन्स ने प्रूव किया.
और इसको अब इसके किस तरह से मूव करती है, उनको इस चीज़ को जानने के लिए हमें वेव फ्रंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और सबसे पहले अब हम लाइट के वेव फ्रंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अगर लाइट वेव की तरह प्रोपेगेट करती है तो व्हाट फैक्टर्स आर कमिंग इन इट्स वे, किस तरह के फैक्टर्स हैं जो कि हमें मालूम होने चाहिए जब लाइट एक वेव की तरह मूव करती है। ओके क्लास, अब सबसे पहले इसके लिए हमें एक लाइट सोर्स की ज़रूरत है। वेव फ्रंट को हम स्टडी करेंगे और सपोज़ मेरे पास यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, इसको मैंने एस से रिप्रेजेंट किया है। हम देखते हैं कि कोई बल्ब जल रहा होता है तो उसकी लाइट जो पूरे कमरे में फैल रही होती है, तो जाहिर है कि लाइट जो है वो प्रोपेगेट की है और पूरे कमरे में स्प्रेड आउट हुआ है। तो वो किस तरह से हुआ है, ये हमें अगर सबसे पहले हम वेव फ्रंट के बारे में जानेंगे कि क्योंकि बिकॉज वेव फ्रंट्स पर्टिकुलरली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। सो अगर हमारे पास कोई सोर्स एस है तो हम ये कंसीडर करेंगे वेव्स एमिटेड फ्रॉम दिस सोर्स विल प्रोपेगेट आउटवर्ड्स, कि वो आउटवर्ड्स प्रोपेगेट कर रही हैं और मैंने इन एरोज के साथ बनाया भी हुआ है। लेट्स कॉल देम द वेलोसिटी ऑफ वेव इज c एंड आफ्टर पासिंग सम टाइम, वो टाइम कितना है, टाइम इंटरवल कितना है t, दे विल रीच एट सम अदर पॉइंट। मतलब अगर आप इसको पॉइंट 1 कहें, इसको पॉइंट 2 कहें, तो पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक जाने के लिए जितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा वो ct के बराबर है, और इसको हम रेडियस ऑफ द सर्कल भी कह सकते हैं। और ये रेडियस रिप्रेजेंट किया जाएगा ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल से, जिनको हम रेस भी कहेंगे और इसको मैं बाद में एक्सप्लेन भी करूँगी। एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ से लाइट प्रोपेगेट की है पॉइंट P1 से P2, इसी तरह से अब P2 का भी हर पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा और एक और आपको स्फेरिकल सरफेस अचीव हो जाएगी एट पॉइंट P3। तो P3 पे भी एक स्फेयर बन जाएगा। सिमिलरली P3 पे भी क्योंकि लाइट मौजूद होगी और वो सोर्स की तरह बिहेव करेगी, तो ये प्रोपेगेट होके P4 स्फेरिकल सरफेस भी हमारे पास आ जाएगी। एज द डिस्टेंस ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स फ्रॉम द सोर्स इज द सेम। अब P1 P2 P3 का डिस्टेंस सोर्स से देख लें SP1, और अगर आप डिस्टेंस लें SP1 माइनस SP2 P2 P3 SP2 P3 SP3 P4, इन सब का डिस्टेंस बराबर है और ये किसके बराबर होगा, आपस में एक वेवलेंथ के बराबर होगा, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करेंगे। और ये भी आप देख लें कि इस पूरे सफ़ियर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ये अपनी पीछे वाले सफ़ियर से सेम डिस्टेंस के ऊपर हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है। और सच ए सरफेस ऑन विच ऑल दी पॉइंट्स हैव द सेम फेज और सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज़ नोन एज ए वेव फ्रंट। तो हम इन सफ़ियर्स को कह सकते हैं कि दीज आर वेव फ्रंट, क्योंकि हर सफ़ियर जो है अपने पीछे सोर्स से एक ख़ास मखसूस डिस्टेंस पे मौजूद है। नंबर 2, हर सफ़ियर के हर पॉइंट का डिस्टेंस अपने लास्ट वाले सफ़ियर से बराबर है, तो ये सेम इन फेज भी कहलाए जा सकते हैं, सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन भी कहलाए जा सकते हैं, और यही वेव फ्रंट कहलाते हैं। अच्छा, अब सम परपेंडिकुलर, आप इन पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करें, आउटवर्ड ड्रॉन, नॉर्मल या परपेंडिकुलर, ये आपको रेड लाइंस की शक्ल में नज़र आ रहे हैं। दीज आर कॉल्ड रेज। दस इन द केस ऑफ ए पॉइंट सोर्स, अगर आप पॉइंट सोर्स लेते हैं तो ये वेव फ्रंट्स जो हैं ये स्फेरिकल, क्योंकि सोर्स से हर तरफ वो एक जैसे होंगे, सफ़ेयर्स की शक्ल में होंगे सफ़ेयर्स, और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट कहलाएंगे। हाँ, लेकिन अगर ये इस तरह से हों कि अगर आप ये कंसीडर करें कि सफ़ियर या सोर्स से अगर हम बहुत दूर चले जाएं, तो क्या होगा कि सफ़ियर का डिस्टेंस इस वेव फ्रंट का डिस्टेंस क्योंकि सेंटर से बहुत बढ़ जाएगा, और बहुत दूर होने की वजह से अगर आप उसका एक छोटा सा स्मॉल पोर्शन कंसीडर करेंगे तो वो इस तरह से प्लेन होगा, ऐसे करके प्लेन बनेगा। उसका एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करें तो आप देखें यहाँ पे एक प्लेन पोर्शन हमारे पास आएगा, और ये प्लेन पोर्शन यहाँ पे मैंने प्लेन वेव्स की शक्ल में ड्रॉ भी किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे वेव फ्रंट को ड्रॉ करें तो वो इस तरह का आएगा, और ये जैसे कि सूरज और ज़मीन क्योंकि एक दूसरे से बहुत फासले पर हैं, इनका रेडियस बहुत ज़्यादा हो जाता है वेव फ्रंट्स का,
तो इनकी रेज डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि सूरज से जो लाइट हम तक आती है वो प्लेन वेव्स की शक्ल में आती है, और वो प्लेन वेव्स मैंने यहाँ पर भी बनाई हुई हैं। और उसके अलावा वो प्लेन वेव्स जो हैं वो हमें फिगर 3 में भी नज़र आ रही हैं। अगर बहुत स्मॉल सेगमेंट्स लें हम बहुत लार्ज वेव फ्रंट्स के, तो वो प्लेन वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। ओके क्लास, दस ही प्रोपेगेट्स इन स्पेस बाय द मोशन ऑफ द वेव फ्रंट। सो जैसे जैसे ये वेव फ्रंट्स बढ़ते जाते हैं, नए नए वेव फ्रंट्स बनते जाते हैं, लाइट जो है वो प्रोपेगेट करती जाती है स्पेस में। एंड ए लिमिटेड रीजन टेकन ऑन सच ए वेव फ्रंट कैन बी रिगार्डेड एज ए प्लेन फ्रंट। और अगर आप छोटा सा रीजन लें, वो क्योंकि प्लेन होगा तो वो प्लेन वेव फ्रंट कहलाएगा। तो इन दी स्टडी ऑफ इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, प्लेन वेव्स एंड प्लेन वेव फ्रंट्स आर कंसिडर्ड। हम इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम प्लेन वेव्स और प्लेन वेव फ्रंट्स को कंसिडर करेंगे। ए यूजुअल वे टू ऑब्टेन ए प्लेन वेव, अगर हम प्लेन वेव हासिल करना चाहते हैं, ए पॉइंट सोर्स, हमारे पास एक पॉइंट सोर्स होना चाहिए ऑफ लाइट एट द फोकस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। आप किसी कन्वेक्स लेंस के फोकस के ऊपर एक पॉइंट सोर्स रख दीजिए। द रेज जब उसमें से आएंगी तो वो एक प्लेन वेव बनाएंगी, और इसके साथ ही वेव फ्रंट का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है।